ये हम लाइफ डिवाइन के अंदर से कर रहे थे। हमारा टॉपिक है मन और उसका नियत कार्य। इसको हम अगर समझ जाएँ और सर्टेन एग्ज़ाम्पल्स के माध्यम से कि भई यहाँ तक ये हम ज़रूर लेंगे ये जो निष्कर्ष है या ये जो वाणी है, जो लोग इस पे पहुँचे हैं, वो इन विश्लेषणों से नहीं पहुँच सकते। ये मूलभूत ज्ञान का ये यंत्र नहीं है। तो इसका नेचर क्या है? तो ये हमको थोड़ा अनुभव के स्तर के ऊपर आ जाए। हालाँकि यांत्रिक रूप से हम फिर से उन्हीं चीज़ों के अंदर फ़ॉल बैक करने की हमारी टेंडेंसी रहती है। पर यदि कंटीन्यूअसली इसके ऊपर काम किया जाए, आप ये पाएँगे देर-सवेर, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी वर्किंग एलिवेट हो जाएगी। आप ये पाएँगे कि क्योंकि आप इन चीज़ों के प्रति ओपन हैं, श्री अरबिंदो के, माँ के विचारों के प्रति ओपन हैं, आप किन्हीं भी गिवन कंडीशंस के अंदर जनरल एक ह्यूमैनिटी एक तरीके की किसी चीज़ के ऊपर आती, आप नहीं आएँगे। आएँगे तो भी उसके अंदर कुछ न कुछ थोड़े से इनपुट हायर, डीपर उन चीज़ों के होंगे। हाँ, पर अगर इस तरीके से हम देख सकें ये बड़ा एजुकेटिव है ये। हमारे बीइंग को समझने, सीखने मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो हम जो कल पढ़ रहे थे मातृवाणी के अंदर, मन को कभी भी वस्तुओं और व्यक्तियों को आँकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये पहला पैराग्राफ कर लिया और दूसरा कर लिया। विचारों से ऊपर फिर भी मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। मन के लिए एक चीज़ करना बहुत अधिक कठिन होता है, जो मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह है कि अपने मन को चीज़ों और मनुष्यों का गुण-दोष विवेचन मत करने दो। ये नैतिकता या कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी है जो कह रहे हैं कि ये नहीं करो, ये आपके गुणों को हर लेता है, आपके ये कर लेता है, वो नहीं, उस दृष्टिकोण से नहीं कह रहे। पहले तो एसेंशियल दृष्टिकोण से ये है कि भई आप बिना तादात्म्य के जैसे आप अपने खुद के विचारों को जानते हो, भावों को जितना अंतरंग रूप से जानते हो, आप दूसरे के विचारों को और वही यदि व्यक्ति बहुत कल्टिवेटेड है, तो आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। निरा कोई बिल्कुल यांत्रिक पशु है या कुछ और है, तो वो तो एक ए नेसेसरी मोडिकम ऑफ कुछ थोड़ी-सी आवश्यकता की चीज़ें हैं। आप कहते हो वो दे दो यार उससे ज़्यादा की उसको और क्या आवश्यकता है? तो माँ यहाँ जो बात कर रही हैं, वो चेतना के स्तर की बात कर रही हैं कि ऐसा करते ही आप चेतना के एक निचले स्तर के ऊपर आ जाते हो। जैसा कि वेदांत के अंदर हमारे ऋषि ये कहते थे कि आप यदि ये देख रहे हो, तो आप अपनी ही सत्ता का खंडन कर रहे हो। तो ये दृष्टिकोण फिर एक पॉपुलर तरीके से हो सकता है जो पॉपुलर दृष्टिकोण हो, वो ही धीरे-धीरे चलते उसी का अपभ्रंश हो। तो गुण-दोष का विवेचन मत करने दो माइंड को। यह कहना कि यह अच्छा है, वह बुरा है, यह ठीक है, वह गलत है, इसमें यह दोष है, उसमें वह बुरी चीज़ है, आदि-आदि, यह निंदात्मक आकलन है। पर इसके लिए भी एक डीपर डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। ये चीज़ यदि आप लिटरली ले लो, तो सारे समय आपको जो विवेचन करना है, आप क्लास के अंदर बैठे हो, बच्चे को नहीं, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। आप वहाँ पर उसका आधार आपके सेल्फ से नहीं, आप पर्टिकुलर एक डिसइंटरेस्टेड तरीके से भी ये है, ये है। भोजन का जिसको सेंस है वो कहेगा नहीं इसका टेस्ट ठीक नहीं है। तो यह अच्छा है, वह बुरा है, ये ठीक है। आदि-आदि तो सावित्री तो कह रही है मेरे को तो नहीं जचती ये चीज़ें। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में चीज़ कही जा रही है। जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वे जितने अधिक बुद्धिमान होते हैं, उतना ही अधिक वे इस विषय में जागरूक होते हैं कि वे कुछ भी नहीं जानते और मन के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं जान सकता। अभी भी नहीं जानते। अभी भी निर्णय एक आपको कंफर्टेबल लगता है ये कि मैंने ये विवेचन किया है, विश्लेषण किया है, इसके आधार के ऊपर मैं एक निष्कर्ष के ऊपर आया हूँ, अभी भी है नहीं। निर्णय तो कहीं और से होता है। उसका अंत परिणाम इसके ऊपर निर्भर करता है, वो निर्णय डीपर से आ रहा है, आपके हायर से आ रहा है या लोअर से आ रहा है या इनके अंदर तीनों का यदि मिश्रण है, किसका ज़्यादा पुट होगा?
भई माँ के संबंध से देखो आप, अपना जीवन है कितना परिवर्तित हुआ, जबकि हम कोई प्रैक्टिसेज़ वगैरह कुछ नहीं कर रहे। उनके संपर्क मात्र से वो कैसे विचारों में, भावों में और में, जबकि जो लोअर चीज़ें हैं वो तो सारे समय एंटर क्या वो करवा ही रही हैं, पर ये चीज़ जो इनपुट है, भावना है माँ के प्रति, वो कैसे चीज़ों को उनके प्रति विश्लेषण को उसको चेंज करती है। व्यक्ति एक विशेष ढंग से सोच सकता है, एक विशेष ढंग से आकलन और अवलोकन कर सकता है, किंतु वह कभी किसी चीज़ के विषय में सुनिश्चित नहीं होता। कभी सुनिश्चित नहीं होता कि ये पक्की बात यही है। जब आप कोई प्रामाणिक सत्ता है, श्री अरबिंदो ने कह दिया कि बिल्कुल अब तो इसको हाँ, यही बात है। अरे भई सत्य तो है ही वो ही और सत्य का आपके पास इंडिपेंडेंट बेंचमार्क क्या है? ये वाली चीज़ सत्य है। तो इसलिए उन्होंने नेपोलियन के बारे में एक चीज़ कह दी, आप अरे ये नहीं तो आप उन उसके चरित्र की कितनी भी पुस्तकें श्री अरबिंदो ने तो कोई उसका चरित्र चित्रण कोई पुस्तक के रूप में किया नहीं। वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात आई, उन्होंने कहा अरे आप इसका आकलन एक व्यक्ति के रूप में करोगे, ये तो आकलन कभी बैठेगा ही नहीं। तो इस निष्कर्ष के ऊपर बुद्धि के स्तर पे कभी भी नहीं जा सकते। इसका प्रमाण इसका प्रमाण सारी पुस्तकें जो उसके ऊपर छपी हैं। भई आप 2, 4, 5 ऐसे उदाहरण लो कि ये ऑलरेडी जो बहुत अच्छे विचारक हैं, उन्होंने उसका चरित्र चित्रण किया है। आप उस सारे को साथ में रखते हो, तो भी वो उस विचार तक नहीं पहुँचते। श्री अरबिंदो ने सीधे ही आपको यदि ये कहें भी कोरोना के ऊपर एक पर्सपेक्टिव दीजिए, जो ये आया, किस आधार पे देंगे? सपोज़ आपको कोई लेख लिखना है, अब कैसे शुरू करेंगे आप? आप उस स्थिति में अपने आप को डाल के देख लीजिए। फिर आप उसके डेटा इकट्ठे करेंगे, उसके टुकड़ों को देखेंगे, किस व्यक्ति ने क्या कहा है, ये देखेंगे। उसमें भी आपको लगता है ये एक ऑथोरिटेटिव सत्ता है, ये ऑथोरिटी है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इसने ये कहा। पर इस सारे का निष्कर्ष मैं क्या निकालूँ? अगर व्यक्ति में गहरी प्रज्ञा नहीं है, वो बेचारा एट लॉस ही होता है कि वो निष्कर्ष क्या निकालूँ? डेटा तो है ही। अरे डेटा तो आज सबके पास सब है एक तरीके से, मोबाइल पे सारा डेटा है। पर इसका निष्कर्ष क्या निकालो? आपके अंदर एक डीपर प्रज्ञा है, जबकि आप स्ट्रैटेजिस्ट्स देखते हो चुनाव के, ये लोग तो पूरे-पूरे विंग रखते हैं, जो स्पेशलाइज़ करते हैं। कौन-सी चीज़ है फिर फ़र्क लेके आती है? भई ये देखो ना, वो कौन-सा फैक्टर है, बड़ा विचित्र फैक्टर है। अब ये तो इंडिविजुअल नहीं रहा, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। पर मैं कह रहा हूँ कोई भी एक आप मुद्दा पकड़िए, छोटी-सी बात है कोरोना, उसके अंदर आप अपने वाले लेखों को देखो, उसमें एक पर्सपेक्टिव है। वो सही गलत की बात एक है, पर सारा डेटा इसीलिए श्री अरबिंदो का अपने जो ये अपने आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में अपन ने लिया, सूचना ज्ञान का आधार नहीं हो सकती। जितनी भी सूचना है, वो ज्ञान का आधार नहीं है, कि आप इतनी और सूचना दे दोगे तो वो थोड़ा ज्ञान को और बेटर बिल्ड कर देगी, कभी नहीं होगी, इस डायमेंशन में नहीं है। प्रज्ञा आएगी, वो वस्तुओं को यथास्थान रखेगी और उसके अंदर डिटेल्स अब सच्ची डिटेल्स अब आनी शुरू होंगी। इससे पहले जो व्यक्ति आपको भवन की चीज़ें बता रहा था, वो तो पत्थरों की बात बता रहा था और बता रहा था। इनफैक्ट वो भी पर्सपेक्टिव में नहीं बता रहा था, उसको पिक्चर ही नहीं थी। एक व्यक्ति अब ये आया, उसने पूरा प्लान आपको समझाया, उसने कहा यार इसकी बात समझ में आई। कितनी पुस्तकें अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर से एक पुस्तक कुछ ही पेजों के अंदर आपको उतनी चीज़ समझा देती है, जितनी कि वोल्यूमिनस चीज़ नहीं समझा पाती। ये महसूस हुआ, एक पुस्तक मैंने पढ़ी, रामकृष्ण जी की, ये इंग्लिश में थी, मेरे ख्याल से क्रिस्टोफर आइसरवुड की थी। अब उसने रामकृष्ण जी के बारे में एक पुस्तक में जो बात बता दी, मैंने वोल्यूमिनस उनकी 4-5 वो वॉल्यूम पढ़े, उनसे बेटर उसने एक के अंदर बताई। ये कहाँ से आई? वैसे ही मेडिकल नेमेसिस एक पुस्तक है, ये है इवान इलिच की है। ये पढ़ो तो उसके सेंटेंस नहीं समझ में आते, पर वो मेडिकल साइंस के बारे में पूरे विश्व में क्या हो रहा है,
वो आपको इतनी डीप इनसाइट देती है, कितने भी डॉक्टर हों, कितने भी हों, उनको वो इनसाइट तो होती नहीं। हालाँकि वो खुद भी डॉक्टर है, पर उसने जो तथ्य सामने ला के रखे हैं, जिस तरीके से उनको ये पर्सपेक्टिव सूचना से कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब एक दूसरी फैकल्टी है, तो आप किसी भी विषय में कभी भी सुनिश्चित नहीं होते यदि इस आधार पे आप सूचना और जोड़ते रहेंगे, ये भी नहीं पता जोड़ें कैसे? भी वही पज़ल वाली बात है, अगर कोई पर्सपेक्टिव रंग का भी ना हो, शेप का भी ना हो, आप कहें पता नहीं कैसे रखूँगा इनको? एक छोटी-सी पज़ल जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ आपके जो जो टुकड़े हैं, यही टुकड़े यदि आपको कहें किसी भी फ़ील्ड, वनस्पति जगत है, उसके अंदर हाथ रखो तो उसका कोई अंत नहीं। किसी भी एक चीज़ पे हाथ रखो और ऐसी अनंत चीज़ें हैं, इन सारे का क्या बनाओ? कुछ नहीं। तो यदि आप बारीकी से ध्यान से देखें और इस तरीके से आपका अपना सोच-समझ का तरीका हो, इसके ऊपर आप विचार करते हो, यदि माँ श्री अरविंद की लाइट नहीं, गुरु का यदि प्रकाश नहीं, इसलिए सबने एक ही स्वर में ये कहा है, घोर अंधेरा है, घोर। और यही बात गीता कह रही है कि कर्म की गति बड़ी गहन है, जंगल के समान है और इसके ऊपर जो श्री अरविंद का विवेचन है गीता में, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मतलब ये इतने आपको भई श्री अरविंद का सारा पर्सपेक्टिव है या एक-एक टॉपिक इनका ले लो, अपने विवेकानंद जी का। हम ये कुछ उदाहरण लेंगे कि इस पे माइंड के आधार पे जाओ आप, कभी नहीं जा सकते। जिस सुनिश्चितता से और वो अकाट्य है, वो बात एकदम अकाट्य है और कभी किसी चीज़ के विषय में सुनिश्चित होगा भी नहीं, क्योंकि इस डायमेंशन में नहीं है। व्यक्ति सदा ही ये कहता है शायद ये वैसा है या शायद यह ऐसा है। फिर मैंने जैसे कहा, कोरोना के ऊपर एक पर्सपेक्टिव दीजिए, तो आप कोई पर्सपेक्टिव नहीं दे सकते। आपके प्रेजुडिसेस हैं या आइडियाज़ हैं, ये किस वाइडर पिक्चर में आ रहे हैं, वाइडर का तो सेंस ही नहीं होता। कहने तो कितने अखबारों ने कवरेज करी होगी, करी रात-दिन और कोई दूसरी कवरेज ही नहीं थी। सारे समय खाली डेटा ये थे कि कितनी संक्रमण कितना हुआ, कितनी मौतें हुई, आपको तो ध्यान है ही सारा, अगर आप वो डेटा देख रहे थे। हम तो रोज़ उसको एनालाइज़ करके हर महीने ये छाप रहे थे, वो तो सारे ही अपनी इश्यूज़ विथ डेटा अपनी साइट के ऊपर उपलब्ध हैं। देखो आप, पर यदि पर्सपेक्टिव नहीं हो, उस सारी सूचना को कभी नहीं रख सकते, उसका विवेचन, ये तो वीडियो उपलब्ध हैं, आपके सारे के सारे मीडिया में सब उपलब्ध है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे और अपनी बात कैसे एकदम विपरीत प्रतीत हो रही थी। होने के बाद नहीं, ये तो अपन ने पहले ही समय इसका पर्सपेक्टिव कैसे आए कोई भी चीज़ का। यहाँ अपन ने न तो कभी सैनिटाइज़र, जब पहली बार जब आया तो अपन ने ये कहा ना, कभी नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये कैसे आया भई? ये माइंड से तो नहीं आ सकता। माइंड के लिए विवेचन करने के लिए तो डेटा ही नहीं था उस समय। विवेचन करता किस चीज़ के ऊपर कि ये तो पता ही नहीं था कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ इन कंडीशंस के अंदर। तो कैसे सरकारों ने रिएक्ट किया है वो आप देख ही सकते हैं। मनुष्य जाति किस तरीके से आपदा के समय रिएक्ट करती है, ये हमने देखा है। तो मन को ही दिखा रहे हैं कि मन इस तरीके से रिएक्ट करता है, वो जानता नहीं। शायद ये ऐसे है, शायद ये ऐसे है, आदि-आदि, और इसी तरह अनिश्चित काल तक चलता रह सकता है, क्योंकि मन ज्ञान का साधन नहीं है। विचारों से ऊपर विशुद्ध भाव होते हैं, विचार विशुद्ध भावों को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और जिस प्रकार जो लोग अभिव्यक्त करते हैं, उनकी बात है ये। ये नहीं हम ये सोच लें कि सारों के अंदर विशुद्ध विचार, भाव हैं और उनके विचार है नहीं, तो ऐसे लोग कम हैं। और ये किया जा सकता है, अगर आप रोज़ नित्य प्रति श्री अरबिंदो का सेवन कर रहे हैं, उनके विचारों का, मतलब गहन उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप बिल्कुल ये देख लेंगे कि ये तो थॉट्स चल रहे हैं, ये प्योर आइडिया है।
ये बिल्कुल निश्चित है, सुनिश्चित ये बात ये है। उसमें आपके कहीं कोई ये नहीं रहेगा कि इसमें अस्पष्टता है। अरे भई ये मार्ग अस्पष्टता का नहीं है, ये तो सर्टिट्यूड्स का है। व्यक्ति की ये अस्पष्टता नहीं रहती कि एक दिन भाव आया था कि ये मेरे गुरु हैं। रोज़ थोड़ी कोई इस तरीके से, वो तो एक दिन आपको एक साक्षात्कार हुआ, आजीवन आपने उसी साक्षात्कार को अपनी आधारशिला बना लिया और चलते हो। रोज़ थोड़ी, रोज़ तो आप मजबूर करते हो अपनी लोअर प्रकृति को उसके ऊपर दबाव डाल के। रोज़ ये अगर भाव आए साइकिक का, तो फिर बाद में तो फेथ की, डार्क समयों की, साधना के जो-जो काल आते हैं उनकी फिर आवश्यकता ही वो तो रह ही नहीं सकते ना। वो तो है इसलिए क्योंकि डीप डाउन तो आपके वो है और आप उसको इम्प्रेस अपॉन करते हो बाहरी भागों के जो उठ-उठ के आते हैं, जो अपनी ही पता नहीं क्या-क्या कथाएँ कहते हैं। डीपर चीज़ उसको कहते हैं ना, ये करेंगे। जितना ही व्यक्ति उसको कर पाता है, उतना ही वो चलता है फिर मार्ग के ऊपर। तो ये व्यक्ति सर्टिट्यूड्स के अंदर रहता है, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ का साक्षात्कार किया है, जो उसके किन्हीं भी दलीलें मन पता नहीं क्या-क्या दलीलें देता होगा, आप सोचिए तो सही कितनी सुंदर-सुंदर गढ़ के दलीलें देता है इसको और उसका प्रमाण है श्री अरविंद के पत्र। उसमें व्यक्ति कितनी सुंदर-सुंदर बातें, नैतिकता की बातें, अर्जुन यही बात कह रहा है सारी की सारी टोटल दलीलें कितनी सुंदर दलीलें हैं, मन के स्तर के ऊपर आप नहीं काट सकते उनको। मन कभी भी उसके ऊपर नहीं पहुँच सकता, इसका कितना सुंदर प्रमाण आपके गीता है। क्योंकि सबसे पहले तो उसका सेंसेशनल माइंड है, वो भड़क उठा। उसके बाद उसका जो डायनामिक माइंड है, वो भड़क उठा। उसके बाद उसकी जो एक्टिव जो पर्सनैलिटी है, इमोशनल माइंड है, वो भड़क उठता है और फिर बाद में वो नैतिकता में प्रवेश, अरे! ये नैतिक है, ये अनैतिक है। दिलीप मोरॉय ने कहा कि गुरु बंगाल के अंदर मेरे को बुला रहे हैं वो लोग, मैं जाके यहाँ आश्रम में तो कुछ कर नहीं रहा। मैं आपको भी परेशान कर रहा हूँ यहाँ और कोई प्रगति भी नहीं हो रही मेरी तो। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक बार मेरे को ये कहा था कि दिलीप, हम टेम्परामेंट से कलाकार हैं, योगी नहीं। अब श्री अरविंद किस आधार के ऊपर उनको जवाब दे रहे हैं, वो जवाब तो पढ़ो। मैंने तो कितनी बार बताया भी है इसमें और वो प्रिंटेड है भी। वो कहते हैं कि ऐसे काल आते ही हैं और जब पो फूटने वाली होती है, तब इस तरीके की भयंकर रात्रि होती है। पर ऐसे के अंदर स्टे पुट, इसमें एक ही चीज़ करने की होती है ऐसे कालों के अंदर, लगे रहो, लगे रहो और तेरी नियति एक योगी होना है, सूनर यू रियलाइज़ इट, बेटर इट इज़। अब ये विचारों के चिंतन से तो नहीं आ सकती, क्योंकि टॉपमोस्ट माइंड्स जो हैं, उनको अगर रवीन्द्रनाथ टैगोर कोई चीज़ कह रहे हैं, तब ये तो आपने देख लिया कि अगर आप प्रखर से प्रखर बुद्धि या बहुत अच्छी बुद्धि अगर कोई बात कहती है, तो एक चीज़ कह सकती है, वहीं ये किन्हीं भी मानकों के ऊपर नहीं आ सकती और बिल्कुल सर्टिट्यूड से, इसमें कोई वेगनेस नहीं है। योर डेस्टिनी इज़ टू बी ए योगी, सूनर यू रियलाइज़ इट, बेटर इट इज़। अब इसके आप कहो भौतिक प्रमाण दो, बुद्धि से आप इस जो मैं ये दे रहा हूँ, ये तो सारे रिकॉर्ड हो ही रहे हैं। आप इन उदाहरणों का विवेचन कीजिए और बुद्धि से जाइए इनके पास, बुद्धि मतलब मन से जाइए। मन के पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। भई श्री अरबिंदो ने किस आधार पे कहा? आप इंट्यूशन वगैरह शब्दों को काम में मत लीजिए, खाली मन के आधार पे जाइए, तो उसके पास कोई डेटा नहीं है इस चीज़ का। वो कहे भई इसका क्या पता? इसने ये श्री अरबिंदो की बात मान ली इसलिए ये हो गया, ये कर ली, ये हो गया। तो उसको कोई स्पष्टता नहीं है। फिर मैंने कोरोना का उदाहरण दिया, क्या स्पष्टता है? पर्सपेक्टिव के बिना आप रखो कैसे? इसलिए ये कह रहे सूचना ज्ञान का आधार नहीं हो सकती और ज्ञान है वो प्रज्ञा का आधार नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा के अंदर श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, कितनी जबरदस्त बात है। जो शिक्षा केवल ज्ञान देने तक ही अपने आप को सीमित रखती है, वो शिक्षा नहीं है और इसका काफ़ी अपन ने विवेचन किया था। जो शिक्षा केवल ज्ञान देने तक अपने आप को सीमित करती है, वो शिक्षा ही नहीं है। अब ये कैसे हम इसको विचार करें इस चीज़ का ज्ञान, जबकि ये तो स्कूल कॉलेजेस तो ज्ञान की भी बात नहीं कर रही। ये तो जीवन में सफलता की बात कर रही है।
इससे ज्ञान आए। एक समय था जब वो ज्ञान के लिए पढ़ाई की बात करते थे, इंग्लैंड वगैरह में और में, क्योंकि उनको कोई पेट भरने की और की कोई ऐसी नहीं थी, उनकी समस्या ही नहीं थी। ये एरिस्टोक्रेट्स थे, उनको पेट भरने की समस्या ही नहीं। ना कोई ये कि नौकरी करनी, कि हमको तो ज्ञान के लिए ये करना। पर उसमें भी क्या ज्ञान आता है? और ये कह रहे हैं कि भी जो शिक्षा केवल ज्ञान देने तक ही सीमित है, वो शिक्षा नहीं हो सकती। अब मन से तो इसका विवेचन नहीं किया जा सकता, इस एक विचार का जो मैं बताते आ रहा हूँ। फिर हम और उदाहरण, ये जो माँ के रेफरेंसेस पूरे हो जाएँगे, तब हम इसमें जैसे उदाहरण ले लेंगे, अब कह देंगे यहाँ तक कैसे गए? मन से जाओ, मन तो कह देगा डेटा तो नहीं बोलता ऐसे। इसके आधार पे अब डेटा, यही बात रि यौगिक साधन में थी, कि इससे बुरी स्थिति हमारी क्या होगी, कि इंद्रियों के माध्यम से सूचना लेके बुद्धि उसके ऊपर कार्य करती है, जबकि होना चाहिए उल्टा। बुद्धि इनको इंद्रियों को कहे। ये हमने पढ़ा था कि आपके विल जो है, वो है मास्टर, ईश्वर वो है। और जब विल से आदमी काम नहीं करता तो वो अनीश हो जाता है। इसलिए ये प्रक्रिया उलट गई, इसमें कुछ भी समझ में आता नहीं। तो ये कह रहे हैं कि विचार जो यांत्रिक चल रहे हैं, उससे विशुद्ध भाव। अब ये विशुद्ध भाव कहाँ से आते हैं? देखिए, केवल हम शब्दों में नहीं रहना चाहते। आप थोड़ा महसूस कीजिए, आपको डेफ़िनेटली महसूस या अंतर कभी न कभी महसूस हुआ होगा, कि ये प्योर आइडिया है। कि कौन से को कहें प्योर आइडिया? कि ये तो प्योर आइडिया है। ये इसके आधार पे इसको व्यक्त करने वाले विचार हैं। यांत्रिक विचारों की हम नहीं बात कर रहे, जो कि हर जने के माइंड में यूँ व्हर्लविंड सा चलता रहता है, वो तो फ़ीवरिश एक्टिविटी, उसको तो रोकने के लिए ध्यान वगैरह करते ही हैं, पर विचार, थॉट्स, एक आपके कोई प्योर आइडिया है। भई एक अपनी को माँ की शिक्षा करनी चाहिए। अब इसके बाद में आपके ये चीज़ आएगी, कि इसके लिए अब स्कूल इस तरीके का, उसमें ये होना चाहिए, सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए। ये प्योर आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। वो अब बुद्धि इसके लिए, जो मन आप कह रहे हो, मन इसका अरेंजमेंट करेगा। पर अगर ये प्योर आइडिया न हो, तो उसमें जिस दिन समस्या आएगी, उस दिन रेफ़र किससे करेंगे आप? जब आपको अपने सेटअप में परिवर्तन करना होगा, या एक्चुअल बिल्डिंग आपने बना ली, आपने ये चीज़ें कर ली, उसके अंदर करिकुलम आपने चार्ट आउट कर लिया, पर किसी दिन जब उसको अमेंड करने की ज़रूरत होगी, रेफ़र किससे करोगे? विचारों से तो नहीं कर सकते। फिर से आपको उस विशुद्ध भाव में जाना पड़ेगा। वो विशुद्ध भाव आपको बताएगा कि बाहरी जो इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसमें आज, देश, काल, पात्र के अनुसार यहाँ ये अमेंडमेंट कर लेना है। अगर ये न हो, मन के पास क्या आधार है ये बताइए? ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटेरियनिज़्म के तरीके से देख लेगा, और उसके अंदर यूटिलिटेरियनिज़्म में भी बारीक से रूप से आप देखोगे कि 2 जनों का भी अलग-अलग है। अगर थोड़ा-सा वो कल्टिवेटेड भी है, तो भी आप 2 जनों में अंतर पाएँगे। और जिस प्रकार विशुद्ध भाव विचार से बहुत ऊपर हैं, वैसे ही ज्ञान विशुद्ध भावों के लोक से बहुत ऊपर है। तो जैसे मैंने ये उदाहरण दिया, आपके एक ये विचार शिक्षा का, ये कोई थॉट्स कहो तो मतलब इसको बाइफरकेट तो आपको कि ये प्योर आइडिया है, ये इसके एग्जीक्यूशन के थॉट्स हैं। अब इन थॉट्स के अंदर, या जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, जब आपके इसमें कुछ फेर-बदल आएगा, कुछ और चीज़ें, क्योंकि पहले अराइज़ नहीं हुई थी। ये चीज़ें आपके सामने उस समय नहीं थी जब आपने केवल शुरू ही किया था। आप तो एक विशुद्ध भाव के आधार पे एग्जीक्यूशन पे चले थे। अब आपके सामने समस्याएँ प्रैक्टिकल है। इसके साथ कैसे डील करें, समस्या आपके सामने ये आ जाएगी, आपको रेफर थॉट तो आपको हेल्प करेगा नहीं इसमें। इसमें तो आपके जिस मूल विचार से, भाव से आप चले थे, फिर से उसकी ओर देखना पड़ेगा, कि मैं क्या करूँ इसमें? इन गिवन कंडीशंस के अंदर स्कूल खोल लिया, अब टीचर कौन-सा हो? वो रख भी लिए, अब उसके साथ ऊपर-नीचे कुछ हुई है। बच्चा कोई जो है अनुशासन, उसको किस आधार पे रखोगे? ये कोई ड्राइड एंड कट कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है, कि आप यूँ ही कह दो कि ये मैंने लकड़ी से ये कर लिया, ये उसमें तो चलेगी नहीं, ऐसी चिकित्सा।
चिकित्सा में आप कहो होलिस्टिक, इंटीग्रल हेल्थ केयर। अब इसके अंदर यहाँ एलोपैथी इतनी थोड़ी-सी काम में आ जाएगी, इसका ये काम में आ जाएगा, अरे ये तो बड़ा भारी काम हो जाएगा। किसी भी गिवन कंडीशन में किस तरीके से होगा, इसका बहुत सुंदर उदाहरण हमारा पॉन्डिचेरी का आश्रम है। श्री अरबिंदो ने कहा कि कभी भी ये सोच विचार के डेवलप नहीं हुआ, ऑर्गेनिकली डेवलप हुआ। ये एक डीपर प्रज्ञा रही, चीजें जुड़ती गईं, कैसा उस समय व्यवहार करना, इनफैक्ट ये ही बेस्ट तरीका है जीवन के अंदर कार्य करने का। आप कोई नियम नहीं बना रहे, पहले कोई चीज नहीं, वो आगे आपको क्या करना है वो भी भीतर की प्रज्ञा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अचानक आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आपने ये पता नहीं कि मेरे को 28 तारीख को ये काम करना है, इस आपके जयपुर के सेशन इस दिन ये बातें नहीं हो रही, ये तो कोई मूर्ख करेगा इस तरीके की बात। पर वो करना है, नहीं करना है, उसकी एक्चुअल डिटेल्स क्या हैं और हैं। तो श्री अरबिंदो ने कहा कि ये तो एकदम ऐस प्रज्ञा से चलता रहा। यही भारत के अंदर हुआ। कभी बैठ के इन्होंने चार्ट आउट एज़ सच और इतनी विशाल प्रज्ञा, सोचिए किस तरीके से ये हुआ, किस आधार पे किया। इसको दंड मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, इसको खाली एक थोड़ा-सा ये होना चाहिए, इसका थोड़ा-सा ये होना चाहिए। देश, काल, पात्र और उसके अंदर सारे वर्ण, वर्ण कौन-सा है, अब ये चीज़ें कैसे आएँ? और चलो आपने एक पुस्तक लिख लिख भी दी, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाओगे इस चीज़ का? आप प्रैक्टिकली थोड़ा सोचिए इस विषय में कि अगर आपको इस ढांचे में हो और इसको इम्प्लीमेंट करना हो, कैसे करोगे? आपको बार-बार रेफर करना पड़ेगा किसी डीपर चीज़ को। आप किसी ऐसी संस्था को, आज पांडिचेरी आश्रम जैसी कोई संस्था है, उसमें आप डिसिप्लिनिंग किस आधार पे कि तेरी नौकरी नहीं देंगे, अरे तो नौकरी के बल पे तो है ही नहीं वो। इसलिए डिसिप्लिनिंग के जो बाहरी आधार हैं, वो तो मानक है, काम नहीं करते वहाँ। तो माँ ने किस तरीके से वो रचना करी, ये एक एक बिल्कुल चेतना के आधार के ऊपर है कि नहीं, बाहरी रिसोर्सेज़ के आधार पे नहीं। जब आप ऐसा चिंतन करेंगे, मैं लगातार आपको एक-एक, एक-एक उदाहरण देता जा रहा हूँ। इनका आप विवेचन करके देख सकते हैं कि मन कभी भी इनका आधार है ही नहीं, इन किन्हीं का भी। अगर आप इनके विषय में, जैसे मैंने ये विचार दिया, आप हायर आपकी या डीपर चीज़ें हटा दीजिए, हटा के केवल ये सोचिए कि माइंड के आधार पे आप विवेचन करो पांडिचेरी आश्रम का। दूसरी, यदि इनपुट हायर और डीपर आप नहीं लोगे इंट्यूशन के, या डीपर उसका उद्देश्य ये वो, तो माइंड अपने आप के स्तर के ऊपर आप कहेंगे पता नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए लोग अपीयरेंसेस से कितने बरगला जाते हैं, तो पहले उस समय भी बरगलाए हुए थे। वो तो जब माँ श्री अरविंद उपस्थित थे, उनके सारे पत्र दिखा ही रहे हैं, पर माँ श्री अरविंद थोड़ी कोई भ्रमित थे। उनको तो एकदम क्लैरिटी थी, कि इसके अंदर ये है। और जो लोग जिनके जीवन में उन्होंने अपनाया था, उनको भी सर्टेन पार्ट में तो क्लैरिटी थी। दूसरे भाग जो जो बार-बार, बार-बार बवंडर मचा रहे थे, वो तो भौतिक प्रकृति थी। बाकी तो क्लैरिटी थी ही। स्टे पुट। दिलीप कुमार रॉय ने कितने भी पत्र संशय के लिखे, 4 वॉल्यूम तो छपने में आ गए, पर एक डीपर प्रज्ञा थी, जिसके कारण वो टिके रहे। जिसके कारण हमेशा ही एक तार था जिसने श्री अरबिंदो को पकड़े रखा, हमेशा ही पकड़े रखा। वो मन की पकड़ से परे है ये चीज़। इसलिए व्यक्ति को सीखना होगा कि विचार से विशुद्ध भाव तक कैसे ऊपर चढ़ा जाए। अपन यही कोशिश कर रहे हैं, और आपकी वर्किंग एकदम चेंज हो जाएगी, शिफ्ट आ जाएगा इसके अंदर। ये शिफ्ट आ जाएगा तो आप ही एक जो जिस जेल में हो उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। आप समझ ही नहीं सकते ये कितनी बड़ी जेल है। आप सोच के देखिए कि जिस आधार के ऊपर विवेकानंद जी कार्य कर रहे हैं, जो बातें कर कर रहे हैं, वो अपन एग्ज़ाम्पल भी दे देंगे। दूसरे नीचे के दृष्टिकोण से देखो, जैसे विज्ञान सारा का सारा देख रहा है, कुछ नहीं, जेल है, बहुत बड़ी जेल है ये। पूरा संसार एक एक गेओल, एक बहुत ज़्यादा बड़ी जेल है, जिसमें आदमी तड़पड़ाता रहता है, क्या करूँ मैं? तड़प किस चीज़ की है यूँ तो? बाहरी साधनों-संसाधनों की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अपन ने स्वप्न नाटक के अंदर दिखाया, वो बिल्कुल विपन्नता के अंदर है, तो भी कितना मस्त है वो।
उसके दीमक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं एकदम सो कॉल्ड संपन्नता है, वो बेचारा कितना परेशान है। बहुत बड़ी जेल है ये, जो विचारों की हमने बना रखी है, जो चीज़ों की बना रखी है। इससे जैसे ही आप विशुद्ध भाव के ऊपर उठते हो, तक जाते हो और फिर उससे भी ऊपर उठते हो, बहुत रिलीफ़ दे देगा आपको। बहुत ज़्यादा बड़ा रिलीफ़ देगा। नहीं तो आप उन्हीं जो बॉम्बार्डमेंट है आजकल, क्योंकि सूचना इतनी ज़्यादा हो गई, पहले नहीं थी। ये नहीं कि पहले हम कोई बेटर ऑफ थे, पहले ये साधन ही नहीं थे। आजकल तो एक सर्टेन सेंसेशन में आ गई कि थोड़ी देर मोबाइल नहीं देखा तो आपको लगता है अरे कोई अभाव है। एक आपके सेंसेशन में आ गई ये चीज़। एनेस्थीसिया दिया जा रहा है बच्चे को तो भी उसके हाथ चल रहे हैं, स्क्रॉल कर रहा है मोबाइल के ऊपर। तो इस चीज़ से हम धीरे-धीरे दूर हटते जा रहे हैं कि विशुद्ध भाव क्या? सूचना तो सबके पास, वहाँ कुंभ में क्या घटित हो रहा है, वहाँ लोकल को पता नहीं, थोड़ी दूर के ऊपर, कुछ मीटर के ऊपर जो व्यक्ति है, उसको पता नहीं, आपको पता है। दिल्ली कोर्ट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोर्ट के अंदर वालों ने सोचा पता नहीं कुछ हुआ होगा, कुछ बजा तो सही पर ये यहाँ तो रात-दिन बजती रहती है चीज़ें। लोगों को बाहर से जब पता चला और फ़ोन उनके बजे, अरे! हमारी बार कोर्ट के बाहर ये हुआ। तो सूचना खूब-खूब है। उसका क्या करें? बिल्कुल भी नहीं है। एकदम खत्म हो गया, पढ़ने-लिखने की कैपेसिटी खत्म हो गई। कैसे? अब इससे समझ लो आप, विशुद्ध भाव तक, तो हम एक बहुत बड़ी जेल के अंदर हैं और ये संस्कृति और बड़ी भारी जेल के अंदर, तो ये विनाश का, जिसके लिए आप मनुष्य कहलाए जाते हो, यदि उसका खंडन कर दोगे और फिर कहोगे विनाश नहीं होगा, ऑलरेडी हो चुका। आपकी सोचने-समझने की कैपेसिटी को खत्म कर दिया जाए, विशुद्ध भाव में ऊपर चढ़ने की कैपेसिटी को खत्म कर दिया जाए, तो आप क्या बन जाओगे? इसलिए विवेकानंद जी ने वहाँ कब कहा, "अरे तुम मनुष्य हो या क्या हो या पशु? क्या हो तुम?" ये तो मैंने पढ़ाया था ना, क्या-क्या कहूँ मैं तुम लोगों को? बताइए कब वो क्या बात कह रहे थे? कितनी सटीक बात थी, वो कोई माइंड से नहीं आई, माइंड नहीं जा सकता वहाँ। मैं कंटीन्यूअसली ये इंडिकेशंस दे रहा हूँ, पर हमको क्योंकि ये कोटेशन भी पूरा करना है। और स्वयं विशुद्ध भाव भी और कुछ नहीं अपितु ज्ञान का रूपांतर है और ज्ञान केवल एक पूर्ण तादात्म्य से ही प्राप्त हो सकता है। तादात्म्य कैसे हो भई? आप कह रहे हो नॉलेज बाय आइडेंटिटी, पूर्ण हो चाहे अपूर्ण हो। ये बात कहाँ से आती है कि नहीं, नहीं ये वाली बात है, ये सर्टिट्यूड हाँ, ये कहाँ से आई? सूचना से तो नहीं आ सकती, इंद्रियों से नहीं आ सकती, मानसिक विवेचन से ये तो चीज़ नहीं आ सकती। आप कहते पड़ा रहे मानसिक विवेचन। अगर आपने ये चीज़ महसूस करी हो, आपका मानसिक विवेचन एक चीज़ कहता है कि ठीक है, पड़ा रहे। मानसिक विवेचन से हमको मतलब नहीं है, कि बात तो ये है। ये तो मतलब 2 चीज़ें हो गई। अगर आपने ये महसूस किया हो, तो मानसिक विवेचन तो वहाँ तक नहीं जाता और भीतर की प्रज्ञा कहती है कि काम तो ये होगा। तो ये आपको 2 चीज़ों का आपको टेस्ट मिल जाए कि नहीं ये एक हायर चीज़ है और ये एक मानसिक तरीके से, ये करोगे तो ये तो करने लायक काम नहीं है भई। और भीतर की प्रज्ञा कह रही नहीं करना तो यही पड़ेगा। ज्ञान केवल और ये ज्ञान जो ये कह रहे हैं यहाँ शब्द काम में ले रहे हैं, ये वो जो अफ़ोरिज़्म में जैसे पहला ही अफ़ोरिज़्म तो जो था, उस तरीके से नहीं है। ये अंतरात्मा जब देखती है चीज़ों को, हर भाग की आपकी एक दृष्टि है, तरीका है उसका देखने का। अगर उस तरीके को लेके वो इनपुट्स के ऊपर आप काम करेंगे, एक बच्चे ने आपको जिसको बेचारे को कुछ अभी देखना, समझना कुछ नहीं आता, उसके ऊपर यदि आप पद्धतियाँ गढ़ेंगे, तो क्या पद्धति गढ़ी जाएगी? या कोई झूठा व्यक्ति है या जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई कोई विश्वास नहीं है, वो आपको आके यदि सूचना दे, उसके ऊपर यदि आप कुछ गढ़ेंगे, क्या क्या निष्कर्ष आएगा? उसी तरीके से आप कौन से भाग से देख रहे हो और उसके ऊपर अरेंजमेंट्स कर रहे हो, उतनी उसकी इफेक्टिविटी है। हम सबसे निचले भाग से मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, तो इसलिए कृष्ण प्रेम की पुस्तक में उन्होंने कहा कि ऋषियों ने इस प्रक्रिया को उलट दिया और वो परमात्मा तक सुप्रीम इंटेलिजेंस तक पहुँच गए।
और हम अभी भी बातें वही कह रहे हैं, बिग बैंग हुआ। अगर आप लिटरली भी इसको मानो तो कितनी एक मन क्या कह रहा है इसका ये विवेचन नहीं कर रहे यार, तू कह क्या रहा है? वो रखा कहाँ था? स्पेस और टाइम कहाँ था? अरे स्पेस भी पहले नहीं था, तो ये रखा कहाँ था? हुआ कैसे ये? आपने यदि कोई भी सब्जेक्ट का इनका गहराई से अध्ययन किया, कोई भी एक फील्ड, तो आप ये देखेंगे ये अरे निष्कर्ष तो साफ-साफ ये निकल रहा है, अगर श्री अरविंद की प्रज्ञा इसके साथ न जोड़ी जाए, तो कैसे मूर्ख हैं, ये बातें ऐसी कर रहे हैं, जबकि इसके साथ ये नहीं जोड़ो तो इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। साइकोलॉजी वाले कितनी-कितनी साइकोलॉजी की बात करेंगे, अगर माँ और श्री अरविंद का पर्सपेक्टिव नहीं जोड़ो, तो आप कह रहे यार ये तो सीधी-सीधी नज़र आ रही है, इसको क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि आप माँ और श्री अरविंद के संपर्क में हैं, तो आप तुरंत देख सकेंगे। इसके ये और वो जिन लोगों की बात करी जा रही है, उनको तो ये कहा जा रहा है, अरे ये तो टॉप मोस्ट साइकोलॉजिस्ट है, ये तो ये है, ये तो ये है। इतना तो अगर आपने नज़दीक से देखा हो माँ श्री अरविंद की क्या बात है, थोड़ा महसूस किया हो, तो आप हँसेंगे भीतर, उपहास के रूप में, अरे नहीं इस डायमेंशन में ये चीज़ नहीं है, ये बात अलग है। अतः जब तुम अपनी छोटी मानवीय मनोवृत्ति के अंदर, स्थूल चेतना के अंदर सिमटे रहते हो, जो सदा सक्रिय रहती है, जो हर चीज़ पर दृष्टि डालती है, हर चीज़ को अपनी उपहासपूर्ण श्रेष्ठता की ऊँचाई से जाँचती है, जो कहा करती है, इसमें ये भाव नहीं रहता। जब आप तटस्थ तरीके से देखते हैं, अरे नहीं-नहीं ये गड़बड़ है। आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हो, उसके अंदर भी अपना चयन तो करते ही हो, नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए। या जब आप इस मार्ग के अंदर जाते हैं, आप कितना स्ट्रिक्टली नहीं ये एकदम परधर्म है, ये गलत है, ये बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इसका आप पुरज़ोर विरोध भी करते हो। इसलिए नहीं क्योंकि भीतर से आपको ये है, आपको उससे अपने आप से न तो कोई ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कोई वैमनस्य है। पर्सनल लेवल पे बिल्कुल नहीं है। आप उद्देश्य के अंदर जी रहे हो, आपके उपहासपूर्ण श्रेष्ठता का भाव, श्रेष्ठता का, नीचता का ये भाव नहीं है। आप दूसरे तरीके से एक चेतना के एक दूसरे स्तर पे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिस्क्रिमिनेटरी जो फैकल्टी है वो चली गई कि अच्छा-बुरा आपको विवेचन, यहाँ माँ दूसरी चीज़ कह रही हैं। मैं के रेफरेंस से जब आप करते हो, वो बात नहीं है। वह बुरा है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तुम निश्चित रूप से बिना किसी अपवाद के सदा ही भूल में होते हो। सबसे अच्छा है चुप रहना और चीज़ों को भली-भाँति देखना। अब ये सेंटेंसेस भी देखो, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे, कुछ थोड़ा समझ पा रहे हैं। एक बिल्कुल समझ पा रहा है कि हाँ, हाँ, अरे! ये तो ठीक ही बात है कि आप ये जो गुण-दोष विवेचन कर रहे हो, ये कोई आपके प्रेजुडिसेस या उससे नहीं, आप एक सर्टेन दूसरे स्थान से। जैसे आपको कोई चिकित्सक है, वो कह रहा है, "नहीं, नहीं, 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 ये औषधि बुरी है तेरी, ये या ये इस समय गलत है, ये नहीं खाना चाहिए।" तो वो उसका आधार कोई कोई व्यक्तिगत नहीं है, उसका आधार एक डिसइंटरेस्टेड तरीके की चीज़ है। अभी तो इसी को समझ पाना, इसको अलग कर पाना चीज़ों को बड़ा मुश्किल है। तो अगर ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से सदा ही भूल में होते हो। सबसे अच्छा है चुप रहना, चीज़ों को भली-भाँति देखना। धीरे-धीरे तुम अपने अंदर सब कुछ अंकित कर लेते हो, बिना कोई फैसला सुनाए। पर इसके अंदर भी भली-भाँति देखना, यदि माँ श्री अरविंद का पर्सपेक्टिव नहीं हो, देखोगे किस आधार पे, समस्या तो ये है। तो इसके अंदर भी जैसे किसी का पूर्वाग्रह भोजन के ऊपर हो सकता है, अरे हमारा ही भोजन हमारे प्रांत का तो बेस्ट है, हमारी जो वेशभूषा है ये बेस्ट है। हो सकता है, फैक्चुअली हो सकता है पर इसलिए क्योंकि आपका प्रेजुडिस है, इसलिए नहीं। जैसे आपके हमारे वेद तो सर्वोच्च हैं और जो-जो विवेचन आप करते हो वो तो उसकी सर्वोच्चता प्रमाणित देख करते नहीं। ये श्री अरविंद ने कहा कि हिंदुओं के ये जो बात है कि हमारा वेद जो है वो सबसे ऊँचा है, पर यदि वो उच्चता आधारित करते सायण के ऊपर, तो ये तो केवल अंधविश्वास है। सायण तो उसकी उच्चता निकाल के लेके ही नहीं आ रहा। आज तक जिन्होंने जो-जो बात करी है, वो तो इसकी कोई महत्ता बता ही नहीं रहे। यही बात माँ कह रही हैं कि श्री अरबिंदो को कितने लोग हैं जो महान प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, पर देयर इज़ नो मोरल वर्थ ऑफ ग्रेटनेस
into what they explain। वो जो चीज़ करते हैं उसमें महानता का कोई उसमें अंश होता ही नहीं। वो तो अपनी जो अपनी ही चीज़ें हैं, वो तो इसके लिए उनके लिए बढ़िया है अभी चुप रहो। ऐसे लोग बारीकी से देखें चीज़ों को। तो माँ कह रही है उनको पूरे जगत का एक चक्कर कटवा के लेके आओ, खाने के, पीने के, रहने के, संस्कृतियों के कितने-कितने तरीके हैं, धीरे-धीरे व्यक्ति कुछ सीखता है। पर आप इससे आगे नहीं जाते। अगर ये भी आपने देख लिया, तो भी इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ जाता। जब आप विचारों के प्रति खुलते हैं, भावों के प्रति खुलते हैं, आप में और थोड़ी सुरुचि हो जाती है, थोड़ी। वो श्री अरबिंदो के प्रति आप खुलते हैं, या आप यूनिवर्सल तरीके से खुल जाते हैं। इसीलिए हम इस दृष्टिकोण से स्ट्रिक्टली इसको पकड़ रहे हैं, नहीं तो यदि वो अप्रोच हम जिस इंस्ट्रूमेंट से अप्रोच कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स तो उससे बेटर इंस्ट्रूमेंट्स तो और मनुष्य जाति को मिले ही हैं। वो अप्रोच करोगे तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे वहाँ तक। जब तुम इन सबको स्थिर भाव से बिना किसी हलचल के अपने अंदर रख सकोगे और उसे शांतिपूर्वक अपनी चेतना के उच्चतम अंग के समक्ष प्रस्तुत कर सकोगे, साथ ही सतर्क नीरवता बनाए रखने का प्रयत्न करोगे और प्रतीक्षा करोगे। वाइटल का इनपुट यदि नहीं है, तो काफ़ी कुछ बचाव हो जाएगा। और दूसरे प्रेजुडिसेस आप देखेंगे कहीं न कहीं वाइटल का इनपुट है। मतलब कितना भी सूक्ष्म हो पर आपके निर्णयों को पूरे तरीके से प्रभावित करेगी। निश्चित नीरवता नहीं बनी रह सकती, सेल्फ का विचार पॉल्यूट करने के लिए आपके विचारों को, दृष्टिकोणों को, निर्णयों को हमेशा ही प्रवेश करता है। जिसमें आपका परिवार, आपके एटाविज़्म, आप कौन-सी शिक्षा-दीक्षा से आए हो, कौन-सी आप क्लाइम्स से आए हो, ये सारे डिटरमिन करते हैं, व्यक्ति ध्यान से नहीं देख पाता। बिल्कुल ही नहीं देख पाता, इसमें संगीत है, साहित्य, कला है, ये बहुत हेल्प करती हैं। बहुत हेल्पफुल है कि आप यांत्रिकता से थोड़ा पीछे जाएँ, अभी तो इंस्ट्रूमेंट ही तैयार नहीं है। तब संभवतः धीरे-धीरे मानो बहुत दूर से और बहुत ऊपर से आने वाली कोई प्रकाश जैसी चीज़ होती है, होगी और तुम्हें सत्य का थोड़ा-सा अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है ये! आपके पास वो प्रज्ञा किस रूप में आती है? अगर आप ये नीरवता वाली स्थिति में नहीं इसीलिए कल मैं आपको क्या कह रहा था, अगर आप लोअर मेंबर्स को एक्टिव रखते हो, तो नीरवता की स्थिति आएगी नहीं। संगीत में भी आप अभ्यास तो कर सकते हो, पर जैसे ही एक सर्टेन नीरवता की स्थिति में आते हो, तो आपके सच्चे भाव प्रकट होने शुरू हो जाएँगे। यूँ आप गाते रहो। आप पांडित्य के स्तर पे भी बड़ा अच्छा गा सकते हो, उसके अंदर खूब अच्छी रागदारी कर सकते हो। सुनने वाला ये कहेगा, "अरे! तेरे ये क्या है?" कुंभ के अंदर दिलीप कुमार रॉय ने कहा, "एक जना एक तारे के ऊपर गा रहा था। कोई स्वर नहीं, टूटे-फूटे स्वर, कोई कुछ नहीं, इंस्ट्रूमेंट बड़ा ही सादा, सीधा-सादा। पर जो चीज़ वो गा रहा था, मेरा सारा भाव गल गया।" इन्होंने तो प्रोफ़ेशनली सीखा, इन्होंने सारी चीज़ सीखी, तो भई एमएस सुब्बालक्ष्मी है, उन्होंने इनसे सीखा है। मीरा फ़िल्म के अंदर इन्होंने संगीत दिया है। अच्छे-अच्छे आपके ये पूरा एक स्कूल है वहाँ बंगाल के अंदर। स्कूल मतलब एक एक इनका एक अपना स्टाइल है उसको कि ये ऐसे के अंदर वो कह रहे हैं मेरा सारा गल गया। यहाँ से एक सच्चा ज्ञान ये एक तरीका है देखिए, और तो इसके अलावा कैसे बताएँ? ये जब आपको अनुभव इस आधार पे धीरे-धीरे आप चलेंगे, अब श्री अरविंद को, माँ को आप पढ़ेंगे, इसमें से जो छोटा-सा एक सत्य का अंश या फिर वो छोटा नहीं रहेगा, धीरे-धीरे आप इसमें ये इसके लिए सोचिए ये जीवन में ये भी हो सकता है। इसी के लिए है ये। ये यांत्रिकता में चले जाएँ। कोई दिन एक्सीडेंट में कोई अपनी गर्दन और न भी हो तो भी समय समय से गर्दन तोड़ ही देगा। क्या फ़ायदा है? मतलब क्यों? थोड़ा तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि क्या बचेगा इसमें? मतलब हाथ क्या आया इसमें? जबकि ये सारी संभावनाएँ हैं। ये तो विश्वास करो कि जितनी चेतना के स्तरों की बात की जा रही है, ये केवल बातें नहीं है, ये हैं, ये रियल हैं। किंतु जब जब तक तुम अपने विचारों को उत्तेजित करते रहोगे और इन्हीं से समझोगे और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते रहोगे, तब तक तुम कभी कुछ नहीं जान पाओगे।
इसलिए ये माँ ने कह दिया वहां तक तो ठीक है, ये आपके अपने अनुभव की चीज होनी चाहिए ना। जब आप अलग कर सको कि ये तो है प्योर आइडिया, ये है थॉट, आपको कौन सा गाइड कर रहा है। जब आप किसी चीज के ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं, तो आप तुरंत ही उसके पीछे, जब आपका ये अभ्यास हो जाता है, आप अपनी दृष्टि किसी सेंटेंस की ओर, किसी चीज की ओर, किसी विचार की ओर, सेंटेंस तो विचार ही व्यक्त कर रहा है, आप उसकी ओर अपनी दृष्टि करते हैं, उसके जो गहनतर सत्य हैं, चीजें हैं, वो निकल के आना शुरू कर, डेवलप करना शुरू कर देती हैं, ऊपर आना शुरू कर देती हैं, आपको अनुभव पे अनुभव, अनुभव पे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। अभी हम सोचते हैं, कयास लगाते हैं, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। इसीलिए जितनी बातें हैं वो आपको अभी वर्तमान जीवन को चालित नहीं कर रही, जीवन को ड्राइव नहीं कर रही है वो, ड्राइव कर रही है दूसरी चीज़, जो अभी वो हमारी सत्ता का अंग नहीं बनी वो हायर चीज़ें, इसलिए उसका आभास नहीं है। भीतर से प्रेरित कोई विचार के दृष्टिकोण से तो करती होंगी, पर लाइफ तक उसका बेचारे का कोई टच है नहीं। इसलिए वो एक बीच की कड़ी है, वो गायब होने के कारण ये आती नहीं यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, विचारों को उत्तेजित करते रहते हैं, एक्साइट। अब इसके संबंध में भी जब तक डायरेक्ट कभी ये महसूस न हुआ हो, आप ढूँढते रहेंगे। पर हाँ, एक तरीका है, मैंने बार-बार मैं कहता हूँ, चेतना का प्रेशर लगाइए। आपके माइंड का नहीं, ये अलग-अलग, अभी तो यही कह पाएँगे आप जब इसको करेंगे, करते रहेंगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर इसके अंदर आपको अपना वातावरण, आपकी चीज़ें, खाना-पीना, उठना-बैठना, अगर इसको नहीं करोगे तो ये डीपर चीज़ें, क्योंकि ये आपका दबाव नहीं मानती। आपको इनके प्रति सब्सर्वियंस रखनी पड़ती है। संगीत है, साहित्य है, या और ये सूक्ष्म चीज़ें हैं, इंस्पिरेशन है, ये आपका दबाव क्यों मानेंगी? आपको इनके पास विनीत भाव से जाना पड़ता है। वो भाव जैसे ही आपका थोड़ा-सा उत्तेजित हुआ, ये गायब हो जाएँगे। तो आपको निरंतर किस चीज़ में रहना पड़ेगा, उस चीज़ का दबाव लगाना पड़ेगा। आवश्यक हो तो मैं तुम्हारे सामने ये बात 100 बार दोहराऊँगी, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो जाता, तब तक तुम अपने अज्ञान से कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। और अगर ग्लोबली यही हो रहा हो तो? इसीलिए जब माँ श्री अरविंद की चीज़ देखते हैं और जो सो कॉल्ड ये इवन आपके नैतिक विचारों को, और या फिर आध्यात्मिक विचार, नैतिक को तो छोड़ दो, और जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक चीज़ों में भी प्रवेश कर रहे हैं, माँ श्री अरविंद एक बात कह रहे हैं, कैसे उसको, वो तो आप जब तक इन प्योर आइडियाज़ में जाने की आपकी धीरे-धीरे हो जाए, तब आपको लगा अरे! ये तो बिल्कुल, बिल्कुल ये बात है। फिर आप इसके ऊपर आ जाते हो कि प्रैक्टिकली अब मेरे को ये करना है। इश्यूज़ आपके चेंज हो जाएँगे। आप पहले व्यापार कर रहे थे, उसके अंदर जितना आप मनोयोग लगा रहे थे, हो सकता है अब आप ज़्यादा मनोयोग लगाओगे, दूसरा कहेगा, "अरे! ये क्या हुआ इसके? तू तो कह रहा साधना अच्छी चल रही है। तू तो पहले इतना इसके ऊपर इसमें उलझा हुआ नहीं था, जिस काम के अंदर, अब तू ज़्यादा उलझ गया, ये क्या किया यार?" आप जानते हो आप बिल्कुल अलग स्थिति में हो। भई अर्जुन के उदाहरण से देखो आप, वो तो उससे उपरत होने के लिए सारे प्रयास कर ही र ल लास्ट तक वो कह रहा है। दूसरे के हिसाब से तो उसको आपके आर्मी ऑफ सेंट्स एंड सेजेस में भर्ती कर लेना चाहिए था उसको। पर भगवान का शब्द है, उसने उसको किसमें नियोजित किया? ना, तो बातें तो ज्ञानियों की सी करता है, पर नानुशोचन्ति पंडिताः, गतासून अगतासूंश्च। अरे तू बातें तो पंडितों की करता है, पर जो चला गया है या जो नहीं गया, उन सब के लिए शोक नहीं करता है ये। तो तेरी बातें बिल्कुल अनफाउंडेड हैं, इसके पैर नहीं हैं। ये बात कहाँ से आई? माइंड नहीं दे सकता ये, कितना भी ज़िंदगी भर विवेचन करो, अर्जुन की बातें काट नहीं सकते। इसका प्रमाण है सारी की सारी टीकाएँ, तिलक तक की टीकाएँ जितनी भी हैं, वो सब निष्काम तरीके से कर्म करना चाहिए, और वो कौन-सी ड्यूटी जो समाज आपको बताता है, वो करनी चाहिए। ये सारी टीकाएँ आपको ये सोचिए कि विचार कहाँ तक लेके जा सकता है आपको, कहीं नहीं लेके जा सकता। ये प्रमाण है इसका। इसीलिए कृष्ण प्रेम ने क्या कहा? त्रिविध मार्ग का ज्ञान, कर्म और भक्ति,
इसका जो निरूपण श्री अरविंद ने किया है धरती पे किसी ने इतना बढ़िया नहीं किया। और फिर बाद में जब खुद उन्होंने निरूपण किया, वो खुद गड़बड़ कर दिया। श्री अरविंद ने कहा, "अरे यार, ये क्या किया? मैं तो इससे और बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था।" हम जिनके संपर्क में हैं, वो परमात्मा स्वयं हैं। तो हम अपने ही निधियों, वैभवों से दूर क्यों भागें? हमको ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि हमने क्या ऐसे सुकृत किए हैं, हम ऐसों के संपर्क में हैं, पर उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, इससे हतभाग्य और क्या हो सकते हैं? अरे लोग क्या कर रहे हैं उससे? उनको नहीं वो चीज़ उपलब्ध हुई, हमको उपलब्ध हुई, वो कल को पलट के हमसे, आपसे, मेरे से ये पूछें, "अरे आप तो वहाँ थे, आपने तो अपने समाज के, अपने परिवार के सारे जो प्रतिबद्धताएँ हैं, वो तोड़ दी। अब भी समय खराब किया।" अगर वो पलट के मेरे से पूछे, क्या जवाब है मेरे पास? तो हम सब से अगर जो दलीलें दे रहे हैं, इन चीज़ों में प्रवेश नहीं कर पा रहे, क्या दलील है हमारे पास? कुछ नहीं। और ये अपने ही वैभवों में प्रवेश करना है। ये एक कोटेशन है, एक रेफ़रेंस है, जो धीरे-धीरे मन जो है किस तरीके से वो खंड-खंड करेगा, उसको समग्र बता देगा। और वो समग्रता भी कुछ नहीं होती। वो समग्रता जैसे आप कोई लेख लिखना है, कोई पुस्तक लिखनी है, कोरोना के ऊपर आपको लिखनी है, तो आप क्या लिखोगे पुस्तक? आपको नेपोलियन के ऊपर पुस्तक लिखनी है, क्या लिखोगे? वर्ण व्यवस्था के ऊपर तो लाइब्रेरियाँ की लाइब्रेरियाँ हैं, क्या लिखोगे? एक-एक शब्द का विवेचन कर दिया मानस के ऊपर, पर जो व्यक्ति श्री अरविंद से जुड़ा है, वो तुरंत देख सकता है, अरे! ये विवेचन तो इस स्तर का नहीं है। वो तो ऊँची से ऊँची बुद्धि है। ये सारे के सारे इसको हम इसको खोल सकते हैं, पर ये एक रेफ़रेंस है माँ का, मन के ऊपर। ये तो बहुत बातें हैं। कुछ क्लैरिटी आती है क्या इससे, देविका जी? अनिल जी? हाँ, देविका जी। हाँ जी, पंकज भाई। हाँ, ये क्लैरिटी तो आ रही है, बट वो ये कि दोबारा से इसको समझने की जरूरत है। ये नई आप चीजें। स्वयं इन सूत्रों को पकड़ के चलो और इनको बिल्ड करो, क्योंकि ये आपने बिल्ड नहीं किया, इसलिए आपकी मसल्स बिल्ड नहीं हुई। मैं जिम की एक्सरसाइज करते-करते टीवी पे किसी को देख रहा हूँ, रोज़ आधा घंटे भी देख लूँगा, मेरे को फ़ायदा नहीं होगा ना उससे। जो निष्कर्ष या जो उदाहरण या जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, ग्रास्प करने तक तो है ठीक, उससे तो आपको इनपुट्स तो मिल जाएँगे कि मैं कहाँ से ढूँढूँ, पर इनको पकड़ के आप इनको डेवलप कीजिए कि ये प्रज्ञा यहाँ तक लेके आई, पर यदि चिंतन से शुरू करोगे, तो थोड़े समय आप परेशान ज़रूर हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली जो हायर चीज़ है उसको मत एंटर करने दो। खाली चिंतन या सोच-विचार के आधार के ऊपर आप वहाँ तक जाओ, सोच-विचार वहाँ तक नहीं जाएगा। या आप पकड़ो इसको और सूचना के आधार पे जाने की कोशिश करो और समग्र की पिक्चर बनाने का प्रयास करो, वो कभी नहीं बनाएगा। जब तक कि आप ऊपर की प्रज्ञा उसके अंदर एंटर नहीं करवाओगे, कुछ नहीं। आप कह रहे यार समझ ही नहीं आ रहा। पर मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी मत करना इस बात के अंदर भी। इस निष्कर्ष के ऊपर कि इन इनपुट से समझ नहीं आ रहा, इसमें भी जल्दबाजी मत करना। ये अभ्यास माइंड को तैयार करने का यदि नहीं करते, इसीलिए तो इतनी मेहनत लग रही है। नहीं तो हमको जो चर्चा इस ग्रुप को करनी चाहिए, वो अब आगे की करनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की नहीं। अरे संगीत के अंदर मेरा हारमोनियम ठीक बज जाए, चर्चा इसकी नहीं, मेरा भाव डीपर कैसे आए। कल ही मैं बच्चों को ये बता रहा था, इंस्ट्रूमेंट तो आपका फ्री हो जाना चाहिए, कि स्वर आपका कहो तो वो परफेक्ट ही आए, उसको सोचने की क्या आवश्यकता है? अंगुली आपकी अपने साज के ऊपर पड़े तो उसकी सोचने की थोड़ी। अंगुली तो इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट मन, प्राण, शरीर इतना ट्रांसपेरेंट हो कि जो भीतर के भाव आएँ, आप तो उसमें निवास करो और उसको कितना फ़ोर्सफुली यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हो। कमी है क्या कोई माँ श्री अरविंद ने दिया है उन चीज़ों की? ये तैयारी इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़्यादा इस स्तर पे तैयार करो, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट रोक लेगा आपको। अगर हारमोनियम नहीं आता और हारमोनियम बजा रहे हो, गाना गहरा कैसे होएगा? या तो हारमोनियम छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो रोक लेगा आपको। अगर आपको भजन के शब्द याद नहीं है, तो आपको रोक लेगा। भाव में कैसे जा पाओगे? तो इंस्ट्रूमेंट रोक लेगा आपको। आपका मन, प्राण, शरीर ये रोक लेगा।
ये भीतर प्रवेश नहीं करने देगा। तो मैं ये दूसरी बातें कर रहा हूँ, ये मैं तैयारी की एकदम ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूँ। ये कोई नैतिकता की और की वो बातें नहीं हैं बिल्कुल भी। इसमें अब माँ के 2 रेफरेंसेस हिंदी के अंदर, एक तो 48 पेज के ऊपर है, एक 326 है, ये हम और लेंगे। मैंने जो आपको ये उदाहरण दिए हैं, आप उसको बिल्ड कीजिए अपने स्तर के ऊपर। आप कितना भी मेहनत करेंगे, वो कम ही पड़ेगी श्री अरबिंदो को अप्रोच करने में, बहुत लंबा काल चाहिए इसके अंदर। विचार के अंदर भी देखिए कितना मुश्किल है ये। ठीक है देविका जी? हाँ जी। ठीक है दीपक ये बात? हाँ, ठीक है पंकज। इसमें 2 रेफरेंस हो रहे हैं और फिर हम एक्चुअल उदाहरण लेंगे इसके। इसके कि ये एक उदाहरण मैंने अभी भी लगातार मैं बोलता रहा हूँ, नेपोलियन। अब नेपोलियन के बारे में पढ़ लो और श्री अरबिंदो ने इसके बारे में, नेपोलियन के बारे में, मतलब तिलक के बारे में, दयानंद जी के बारे में, दयानंद जी के भक्तों को उस चीज का सेंस नहीं है पर्सपेक्टिव का जो श्री अरबिंदो उनके बारे में कह रहे हैं। रामकृष्ण जी क्या कर रहे थे, विवेकानंद जी का क्या विवेचन है, जहां अपनी लेख रख देते हैं, रिक्रिएट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं ये सारी चीज को। जब हम उनके संपर्क में हैं, परात्पर की प्रज्ञा आपको उपलब्ध हो सकती है श्री अरबिंदो के माध्यम से। तैयारी कीजिए इसकी, कितनी तैयारी कर, और ये हमारी फैकल्टीज हैं, ये रियल हैं, ये सारी रियल हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है, ये कोई सी भी, ये बिल्कुल रियल हैं। अनिल जी? हाँ ठीक बात है। अब इसको मैं अभी और गहराई से समझना पड़ेगा इस चीजों को। पढ़ा तो है इस मैंने, ये आपके काले रेफरेंस दिए थे, मैंने भी पढ़ा उसको। अब वो ठीक है, बात माइंड इज कंट्रोलर है, मैनेजर है, इम्प्लीमेंटर है, वो सब सही समझ में लेकिन भाई इसको मतलब आत्मसात वाली जो चीज है ना, वो भी हाँ, नहीं आ पा रही हाँ, है। बिल्कुल। हाँ भाई जैसे मतलब आप ये कहो कि ये रहा, ये हाथ रखा, अरे हाँ, ये हाँ, जब आपके खुद के साथ घटित होगी, तो जो आनंद उसमें से निकल के आएगा वो आपका हाँ अपना होगा। वो वो भी आपका रस अपनी, नहीं आ पा रहा। बिल्कुल। वो सच्चा गेन होगा आपका। अभी तो भाई पढ़ लिया, उसमें भी कुछ अच्छा लगा, चलो। हाँ नहीं, वो अपील तो कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन वो अपना हुआ नहीं है बिल्कुल हाँ, सही। ये बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे, ये तो है प्रज्ञा, और ये है ज्ञान, ये है सूचना। जब वेद के ऊपर काम कर रहे थे तो उस समय ये 3 शब्द, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, जब उसके ऊपर लिखना था, सारा करना था, एक समय ऐसा था जब एकदम क्रिस्टल क्लियर, अरे ये इनको आप आपस के अंदर इंटर, वो जो है ना, इंटरचेंजेबली काम में नहीं ले सकते आप, बिल्कुल आपको वो सामने मूर्तिमान दिखती हैं ये। आप कहते ये है, ये, और तब आप जिस स्तर के ऊपर रहते हो वो आपने गेन की हुई चीज है ये। और ये सब आपकी हो सकती हैं, ये सारी जो फैकल्टीज हैं, ये यदि फर्स्ट हैंड आप महसूस करो, तो आप कभी लोअर के ऊपर जाओगे नहीं, जाओगे तो तकलीफ पाओगे। तो आप तुरंत कहते अरे ये लोअर वर्किंग है, इस पे क्यों जाता है। दूसरे के लिए केवल ये एक शरीर और मानसिकता, ये 2 टुकड़े कर दिए बस, शरीर तो दिखता है, मानसिकता सारी चीजों को, आपके इंट्यूशन को, इन सबको मानसिकता के अंदर डाल दिया। अरे एक चीज थोड़ी है ये, अलग-अलग है। ये बहुत अलग-अलग हैं। इस पे मेहनत करना शुरू करो। हाँ मैंने बहुत उदाहरण दिए हैं, कंटीन्यूअस मत हो इसमें बौछार कर रहा हूँ चीज़ों की। डेवलप करना आपके ऊपर है, तो आपको हाँ ये पता चलेगा, अरे मैं तो इतने विचार दे रहा हूँ कंटीन्यूअसली कि एक-एक को भी डेवलप करोगे तो एक-एक को भी बहुत लंबा समय लगेगा डेवलप करने के अंदर। हाँ, फैकल्टी डेवलप करनी पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है? रविकांत जी, कुछ समझ में पंकज आ रहा सर, है क्या? पंकज सर, हाँ। मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हैं? क्या हो किस रहा किस है? मैंने कहा एक मेरे को बस माइंड में कंफ्यूजन एक आ रही है। हाँ, अब वो ये आ रही है कि जब हम चले थे, क्वेश्चन हमारा ये था कि हमें एग्जाम्पल देना है कि माइंड का फंक्शन और वो कैसे खंड खंड कर कर टुकड़ों में देखता है। तोड़ता है, टुकड़ों में तोड़ता है, उस उन टुकड़ों का समग्र बनाता है। हाँ जी। तो वो उसके, ज्ञान ज्ञान का यंत्र नहीं है, हाँ जी। ज्ञान नहीं आ सकता। तो मैंने आपको उदाहरण दिया कोरोना, आप उसके विषय में सोचो और एक लेख लिखो, उस पे पर्सपेक्टिव आए, नहीं आता, कहाँ से आएगा पर्सपेक्टिव?
फिर मैंने आपको कहा कि अरे भी कहीं भी आप उसको डायरेक्ट करते हो उस किसी फील्ड के ऊपर। मैं कोई ब्रह्म ज्ञान की और उनकी ज्ञानों की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ जिस भी ओर फोकस करते हो, जीवन में आपको फोकस करना ही पड़ेगा। प्रज्ञा कहेगी ये काम करना है और दूसरा भाग कहेगा नहीं इसका कोई लेना-देना नहीं है। तो वो मैं ब्रह्म ज्ञान की नहीं, इसके अंदर ये मेरे गुरु हैं, ये अकाट्य सत्य है। आपको डेली लाइफ के अंदर ये नहीं कि आप ब्रह्म की बात थोड़ी करोगे डेली डेली लाइफ के अंदर। डेली लाइफ के अंदर तो कार्य करना पड़ेगा और उसमें क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी यदि आप मन से अप्रोच करते हो, उसमें कभी भी क्लैरिटी नहीं आ सकती उसके कंटीन्यूअसली और अभी भी खत्म नहीं हुआ ये। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। विवेकानंद जी ने शुरू किया कर्तव्य से, ड्यूटी। आप माइंड से अप्रोच करो और फिर बाद में पहले तो इसको बिल्ड करो। पहले खूब अपनी मशल बिल्ड करो और फिर बाद में विवेकानंद जी वो बात कैसे कह रहे हैं ड्यूटी के ऊपर। ये तो मन से तो नहीं आती वो बात। ये तो मन से परे की बात है और वो अकाट्य सत्य है, वो उस समय भी थी, आज भी वैसा का वैसा सत्य है, तो ये तो कोई चीज़ आई। इसी से चले थे, मैं बहुत स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर रहा। ये आप समझो कि मैं किस पर्सपेक्टिव में क्या-क्या कर रहा हूँ। तो आपने जैसे एग्जाम्पल दिया था कल आर्यन इन्वेजन का, जो हाँ, शेरविन का न्यूज़, फिर हाँ, आज आपने बताया कि शेरविन नेपोलियन के बारे में क्या कह रहे हैं, स्वामी हाँ, दयानंद के बारे में। हाँ। तो अब इसके अंदर इस एग्जाम्पल से आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये एग्जाम्पल। आप अप्रोच करो इस विचार को माइंड से। अगर श्री अरबिंदो का पर्सपेक्टिव आप हटा देते हैं, कुछ नहीं समझेंगे। मैं कह रहा हूँ इस पे मेहनत करो। एक विचार को पकड़ के 10 दिन, 20 दिन इंटरनेट काम में ले ये ले और खूब मेहनत करने के बाद अब श्री अरबिंदो को पढ़ो और उससे कंपेयर करो कि कोई लेना-देना है क्या? जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं वो तो बात ही कुछ हो रहा है। आपको ये कहाँ से लेके आए ये बात? फिर आप कहोगे ये प्रज्ञा कहाँ से आई? आर्यन इन्वेजन की प्रज्ञा कहाँ से आई विवेकानंद जी के पास? इतना समय तो था ही नहीं उनके पास, पढ़ने प्रज्ञा से मीन्स आई। नॉलेज, प्रज्ञा मीन्स हैं? नॉलेज, प्रज्ञा विज़डम का मतलब। विज़डम, थॉट्स एंड अफोरिज़म शुरू इससे करता है ना। हाँ जी। मैं तो कह रहा हूँ आप व्यक्तिगत रूप से बिल्ड करो और इन दोनों फैकल्टीज़ को आपको हाँ, ये रही। जब आपका स्वयं का ये अनुभव होगा, तो इसमें से आनंद आएगा। उससे पहले तो आपको ये कयास ही लगाने पड़ेंगे। हो रही है आपके साथ ये प्रक्रिया, ऐसा नहीं है, पर सचेतन नहीं है हम। हो सबके साथ रही है, चाहे कितनी भी सूक्ष्म रूप से हो रही हो, किसी के साथ ज़्यादा है, किसी के साथ कम है, हो ज़रूर रही है ये, कि प्रज्ञा नहीं आ रही हो ऐसा नहीं हो सकता। पर उसको ये कि ये वाली ये है, ये क्लैरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्री अरबिंदो को अप्रोच करने के लिए। नहीं तो अगर हम वेगनेस में रहेंगे, श्री अरविंद को अप्रोच कैसे करेंगे? और आगे आने वाले जीवन में जो काम करना है हमको डिसाइसिव, वो कैसे करेंगे? सारी चीज़ों को हम एक ही ऐसे नहीं सब ब्रह्म, सब ये नहीं बनती भई। ये उदाहरण मैं दे ही रहा हूँ कंटीन्यूअसली। आर्यन इन्वेजन पढ़ो उसके बारे में और श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, वो देखो। विवेकानंद जी ने क्या कहा, क्यों? माइंड ही तो अप्रोच कर रहा है उसको और पद्धतियाँ दे रहे हैं उसकी। ठीक है, देविका जी, अब समझ आ रहा है मैं हाँ, क्यों दे रहा हूँ ये उदाहरण? हाँ हाँ, जी। रविकांत जी आप क्या कह रहे थे? ये आपने जो पढ़ा है आज, ये कौन-सी पुस्तक से पढ़ा है? श्री माताजी साहित्य संचयन, पेज 106। 106 ठीक है। तो यहाँ विराम देते हैं। आपको कुछ इस सब्जेक्ट पे कुछ क्लैरिटी तो आई क्या? हाँ, आ रही है, धीरे-धीरे आ रही है तो मेरा मेरा इसमें कहना है कि जो भी अपन पढ़ेंगे भी, जो भी कुछ करेंगे, वो फंडामेंटल बात है कि वो दोबारा अपन माइंड से ही अप्रोच करेंगे। श्रेविन ने जो भी एनालिसिस किया है, उसके बारे में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे, वो अगेन हम माइंड से ही पढ़ेंगे और हम श्रेविन जो कह रहे हैं, उसको उस लेवल पे एसिमिलेट नहीं कर सकते। वो उसी लेवल पे होगा कि अपन टुकड़े को अलग-अलग, अलग-अलग ब थोड़ा-सा बड़ा टुकड़ा काट लाएँ, थोड़ा-सा ये और कुछ कर लेकर के आगे। वही होगा नहीं, अल्टीमेटली तो। साधना के अंदर इस वेगनेस में नहीं होता। एकदम स्ट्रिक्टली आप कहते यही है बात। ये ऐसे नहीं होता। ये अपने अनुभव की चीज़ आनी चाहिए। पर ये हम 2 चीज़ों को जो 2 फैकल्टीज़ को कि ये माइंड से आप वहाँ तक नहीं गए।
ये एक दूसरे नहीं, आयाम से माइंड चीज से आई। नहीं गए, ये तो फर्स्ट सेंटेंस इस पूरे पैसेज का यही कि हमारी चेतना का मन जो है एक प्रिपरेटरी हाँ, एक अंग प्रिपरेटरी भाग है। है, बिल्कुल। हमारी चेतना तो हम आइडेंटिफाइड किससे हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी चेतना, क्योंकि हम तो संज्ञान है ही नहीं। हमारी उस चेतना का जिसके लिए हम बात कर सकते हैं अल्टीमेट लेवल पे, लेकिन जो भी हम अभी भी जो कुछ है, जो चीज है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट खाली है मन, और वो उसमें से काट के लेके आता है। हमारी मतलब समझते जो हैं मानव हम? जाति अभी है उसका। हाँ, मानव जाति के हाँ, अंदर जो हाँ, हाईएस्ट माइंड आया है, जो हाँ। ओवर माइंड की चेतना है, जो भी कुछ आई है, वो ना, ना, एक उस उनको नहीं, ये कंफ्यूज करने की ना, ये नहीं। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको बिल्ड करके उन निष्कर्षों के ऊपर आओ, और वो निष्कर्ष आप देखेंगे कि वो वहां से नहीं आए। आर्यन इन्वेजन आप कभी भी ये सारी किताबें पढ़ के वहां तक नहीं आ सकते। जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसको बिल्ड करो पहले तो तटस्थ तरीके से, नहीं तो हम ये बातें तो आएंगे ही, जब जब ये प्रासंगिक होगी तो इन पे भी आएंगे, ये थोड़ी ये नहीं आएंगे। यहाँ विराम देना पड़ेगा। कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री मां।